अस्सलाम वालेकुम। स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। ये एफएससी लेवल का टॉपिक है और हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पंजाब और फेडरल इवन के आल बोर्ड्स की सब बोर्ड की चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो कैक्यम है, कुछ लोग इसको कैशियम भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स। तो कैक्यूम, मैं इसको कैक्यूम कहती हूँ, कुछ लोग कैशियम भी कहते हैं, कोलोन। एंड देन लास्ट पार्ट जो है आपके पास एनाल केनाल है, एनल केनाल है। ठीक है, पहले पार्ट के बारे में पता चल रहा है कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब ये होता है कि प्रोक्सिमल का कहने का मतलब ये होता है कि ये पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये प्रोक्सिमल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मीट करती हैं। मतलब ये एक वो डोर है जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मीट कर रही हैं, यानी जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ये उनका दोनों मीटिंग पॉइंट भी है। फिर कहा जा रहा है कि एक्सटेंड्स इन्फीरियरली अबाउट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द इलियोकेकल जंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड सैक। इलियोकेकल जंक्शन के बारे में मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये एक ऐसा जंक्शन था, इलियोकेकल स्फिंक्टर थी, जो बेसिकली वहाँ पर एक डोर का काम कर रहा था। तो ये वो डोर है। इससे पीछे जो है ये कैक्यम का पोर्शन जो है वो 6 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करता है। इन्फीरियरली का मतलब होता है नीचे की तरफ, जो बताया जा रहा है कि इस जंक्शन से नीचे की तरफ जो है ये पोर्शन जो है 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड सैक। सैक किसे कहते हैं? बेसिकली एक पाउच को कहते हैं, एक थैली टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं। उसने कहा है कि कैक्यम के जो है वो इन्फीरियर सरफेस पे, कैक्यम के नीचे क्या लगा हुआ है? एक ब्लाइंड ट्यूब लगी हुई है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये एक बेसिकली जो होता है ये फंक्शनलेस स्ट्रक्चर होता है। आपकी बॉडी से अगर इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो इसका बेसिकली इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये आपकी बॉडी में बस्ट हो जाता है तो ये एब्डोमिनल वॉल में स्प्रेड हो जाता है, तो उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन वैसे आपकी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसको फंक्शनलेस भी कह सकते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है कि जंक्शन से हम नीचे जाएंगे, जंक्शन से नीचे आपको नजर आएगा कैक्यूम या कैशियम, और देन उसके नीचे आपके पास ब्लाइंड ट्यूब है जिसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। ये वो स्ट्रक्चर, ये जो है ये 6 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हुई है नीचे, और ये ब्लाइंड ट्यूब जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पास छोटी छोटी लिम्फ नोड्यूल्स भी हैं। तो अपेंडिक्स वो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली आपको इसको सर्जिकली अक्सर जो होता है वो लोग रिमूव करवा देते हैं जब वो ये बस्ट हो जाता है या इसकी तकलीफ वगैरह होती है। देन कोलोन जो है वो हमारे पास सेकेंड पार्ट है, और ये 1.5 से लेके 1.8 मीटर तक लॉन्ग है। इसकी लेंथ के बारे में बताया जा रहा है MCQs के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली इनकी लेंथ और विड्थ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर लेंथ मेंशन है जो कि मैंने फेडरल की बुक से लिया है, उसमें लिखा कि 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक लॉन्ग है। कोलोन के हैं जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं। असेंडिंग कोलोन, नंबर 2 है ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पे मैं एक बात आपको जहन नशीन कराना चाहती हूँ कि आप इन कोलोन को प्लीज़ एक लिस्टेड फॉर्म में और स्ट्रेट अवे लिखें। ये नहीं कि आप पहले असेंडिंग कोलोन है देन सिग्मोइड कोलोन को ऑप्शन नंबर 2 दे रहे हैं, देन डिसेंडिंग कोलोन, और ऑप्शन 4 पे आपके पास ट्रांसफर्स कोलोन आ रही है। देखिए हमारी बॉडी में भी पहले असेंडिंग कोलोन मौजूद है, फिर ट्रांसफर्स कोलोन मौजूद है, फिर डिसेंडिंग कोलोन मौजूद है, और फिर सिग्मोइड कोलोन मौजूद है। आप इसको तरतीब से याद करिए, ये नहीं कि आप सिग्मोइड कोलोन को फर्स्ट पे मार्क कर रहे हैं, तो इसको तरतीब से याद कीजिएगा। अक्सर एग्जामिनर जो होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ के मार्क्स काट देते हैं। आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो रेक्टम जो वो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब थी, वो टर्मिनेशन ऑफ सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन की बिल्कुल टर्मिनेशन पे रेक्टम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब मैं अगर सिग्मोइड कोलोन को फर्स्ट पे लिख देती हूँ कि सिग्मोइड कोलोन जो वो पहला स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है वो तो कोलोन के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है, तो आपने इसको नंबरिंग से लिखेंगे। इस लिहाज से भी आप इसको समझ सकते हैं कि रेक्टम वो स्ट्रक्चर है, जो ही सिग्मोइड कोलोन खत्म होगी उसी के आगे से रेक्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब जो होता है वो स्ट्रेट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट हो। तो आगे भी लिखा गया है कि ये एक ऐसी ट्यूब है, एक मसल्स से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जो स्ट्रेट है, और वो सिग्मोइड कोलोन जो ही खत्म होती है रेक्टम स्टार्ट हो जाता है, और ये एनाल किनाल पे आके एंड होती है। यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा स्ट्रक्चर है।
डाइजेशन के चैप्टर में आप चीज़ों को ऊपर नीचे करके मत लिखा कीजिए, क्योंकि एक चीज़ जो ही ख़त्म होती है उसकी टर्मिनेशन से दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही होती है। तो सिग्मोइड कॉलोन जो ही ख़त्म हुआ वहाँ से रेक्टम स्टार्ट हुआ, रेक्टम जो ही ख़त्म हुआ वहाँ से बेसिकली क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो था वो कैल्शियम था, दूसरा कोलोन था, फिर हमने कोलोन के अंदर ही आपके पास एक रेक्टम स्ट्रक्चर था, और फिर दिन आपके पास एनाल केनाल आ गई है। ये जो था 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग थी, लेकिन इसको देखिए ये 2 to 3 सेंटीमीटर, जस्ट इन सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। ये लार्ज पार्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी और लार्ज इंटेस्टाइन का भी। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आप याद रख सकते हैं। देखिए ये वो पोर्शन है, ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसको आप मार्क कर, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आप उसको 3 स्टार से हाईलाइट कर दिया करें, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें अपने पेपर के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से तो आप इस 3 स्टार वाली चीज़ को याद रख सकें। ये वो लास्ट स्ट्रक्चर है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो आपके पास ओसोफेगस से स्टार्ट हुई थी। एलिमेंट्री केनाल थी वो, एलिमेंट्री केनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और बेसिकली यहाँ से जहाँ से आपकी डाइजेशन, आपने खाना मुंह में रखा था, वहाँ से ओरल कैविटी से जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो अब आके जहाँ पे ख़त्म हुआ है तो वो एनाल केनाल जो है, एनल केनाल भी कहते हैं कुछ लोग इसे, एनल केनाल जो है वही लास्ट स्ट्रक्चर भी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी लास्ट स्ट्रक्चर है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये दोनों लिहाज से ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पोर्शन भी और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन भी सॉरी। ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? एट द इन्फीरियर एंड ऑफ रेक्टम। कहने का देखें वही मतलब है कि जो ही रेक्टम ख़त्म हुआ वहाँ से ये स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, और ये एंड कहाँ पे होता है? एनएस पे ख़त्म होता है जाके, जिसे बेसिकली एनएस पे जाके ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है। स्मूथ मसल लेयर ऑफ एंड स्केलेटल मसल फॉर्म द स्फिंक्टर ऑफ एनाल केनाल। स्फिंक्टर के बारे में हम पीछे हर टॉपिक में बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये वो रिंग होती है जिसके ज़रिए से, ये मैंने आपकी रिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने आपको इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डिस्कस कर दिया था कि ये वो रिंग है, ये वो डोर है, बेसिकली ये लॉक है जिसके ज़रिए से चीज़ें जो होती हैं फर्दर पास करती जाती हैं। तो इसके पास जो रिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है और स्केलेटल मसल्स की बनी हुई है। 2 टाइप्स के मसल्स बनते हैं, मिलते हैं, तो तब जाके एनाल केनाल की आपके पास रिंग बनती है। तो आप ये दोनों मसल्स को याद रखेंगे। हमने बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये याद रखने वाली थी ये 3 स्टार वाली, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो स्फिंक्टर बनेगी, इसकी जो रिंग या वो जो लॉक, मैंने आपके पिछले अपनी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ एक ट्रिक, ये वो लॉक है वो जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, स्मूथ मसल से और स्केलेटल मसल से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस जो हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के, और 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहली बात यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन उन्हीं वाइटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो बेसिकली उसने खुद प्रोड्यूस किए होते हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हम उससे सिर्फ बैक्टीरिया का वर्ड डिजीज़ के साथ बेसिकली रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये नई बात बताऊँ तो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बेसिकली बैक्टीरिया रह रहे होते हैं वो आपकी एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, हेल्थफुल बैक्टीरिया होते हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन उन्हीं को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। लिखा है कि हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज वाइटामिन्स विच आर मेड बाय बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उन्हीं बैक्टीरिया को अब्जॉर्ब करेगा जो उसने खुद प्रोड्यूस की हैं। वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? विटामिन के और बायोटिन। बायोटिन को हम विटामिन बी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये फेडरल की बुक में इसका दूसरा नाम मेंशन है। तो उसने कहा है उन्हीं बैक्टीरिया को उसने प्रोड्यूस किया, उन्हीं को अब्जॉर्ब किया। और 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो बेसिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है उनका नाम है विटामिन के एंड बायोटिन, सेकंड नेम है इसका बी विटामिन। दूसरा फंक्शन है कि ये एसिडिटी को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है और आपको इन्फेक्शन से बचाता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपके पास है एक लार्ज इंटेस्टाइन ने फंक्शन को परफॉर्म किया है। एसिडिटी जो होता है बेसिकली तेजाबियत हो जाती है आपको, अक्सर लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं अक्सर को, तो ये उससे चाहता है आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक म्यूकोसा मौजूद है, म्यूकोसा का बेसिकली हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं स्टमक में, कि एक बेसिकली म्यूकस टाइप सेल होती है, जेली लाइक इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो जेली टाइप प्रोवाइड करते हैं। तो इसने क्या किया है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा उसने बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस किया, और बाइकार्बोनेट ने क्या किया है? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब है ख़त्म कर दिया है उसने।
अच्छा, आगे मैंने ये बात भी मेंशन किया कि ये एसिडिटी आपको हो क्यों जाती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि आपकी लगातार जो है वो डाइजेशन हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है फैटी एसिड्स की और अदर कंपोनेंट्स की, जो ऊपर वाले पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में लगातार उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी फैटी एसिड्स की, उनकी वजह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एसिडिटी और इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक दूसरा फंक्शन बड़ा है कि ये उसको भी रिमूव करने में, रिड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बेसिकली ख़त्म करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा बड़ा ये फंक्शन हुआ कि फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन और अदर डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन की वजह से जो आपके पास एसिडिटी हुई है, इन्फेक्शंस हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन ने, लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा मौजूद था, जेली लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक सेल्स जो मौजूद थे, उसने बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस किया और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन की वजह से एसिडिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तीसरा हमारे पास बड़ा फंक्शन जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे उसने मेंशन किया, उसने लिखा है कि फर्दर डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज नॉट टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो हो गया सो हो गया, इससे मजीद डाइजेशन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की लार्ज इंटेस्टाइन में। प्रोक्सिमल का मतलब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। जब प्रोक्सिमल पार्ट है ना, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, री एब्जॉर्प्शन हो रही है। एक बार जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी थी उनको री एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, ताकि अब एक सॉलिड स्टूल, मेकिंग सॉलिड स्टूल एक वर्ड लिखा हुआ है कि अब जो है वो फाइनल स्टेज आ चुके हैं। इसके बाद फर्दर डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी रीअब्जॉर्प्शन की है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे फर्स्ट पोर्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट या किसी और पोर्शन में नहीं, फर्स्ट पोर्शन में वो भी रीअब्जॉर्प्शन हुई है, फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, फर्दर डाइजेशन नहीं हुई। ऐसे बात बताई जा रही है कि अब जो सारे स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, फर्दर जो आपके पास पीछे वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम फीसिस कहते हैं। यानी ऐसा मटेरियल जो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसका कोई फंक्शन नहीं है आपकी बॉडी में, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये वो पोर्शन होता है बेसिकली जो एक्सक्रीटेड मटीरियल होते हैं, ये वो थिंग्स होती हैं, या तो वो आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, या आपका जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सका। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं कि एक वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वेस्ट मटीरियल है। दूसरी वो चीज़ें हैं जिसको आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखी। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, उन्हें हम फीसिस कहते हैं। ये डिस्टल का मतलब होता है लास्ट, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं और हम फीसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह की होती हैं कि एक जो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने एब्जॉर्ब नहीं की, और दूसरी वो होती हैं बेसिकली जिनकी ज़रूरत नहीं थी आपकी बॉडी में। बेसिकली कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्टोर हो जाती हैं, तो वो तो बेसिकली लेटर बाद में ज़रूरत की होती हैं, इसलिए वो स्टोर हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वेस्ट जो बिल्कुल आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। देन हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स, हमारा फाइनल स्टेज जो है, जहाँ पर हमारा खाना जो है ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ था और अब जो है उसने सारी डाइजेशन कंप्लीट कर ली है, और अब वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स यानी अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस आ चुका है आपके पास। इसने कहा कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस, डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स बेसिकली कहते हैं सिग्नल को। तो बेसिकली जब फीसिस ने एक्सक्रीट होना होता है तो आपकी बॉडी में सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली ये सिग्नल जो है ये इन्फेंट्स के लिए नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें ये सिग्नल नहीं प्रोड्यूस होता, इस वजह से जो होता है वो ऑटोमेटिक उनकी बेसिकली जो है वो एक्सक्रीशन होती है, ऑटोमेटिक एक्सक्रीशन है। लेकिन एडल्ट्स जो हैं उन्हें इस सिग्नल का पहले से इल्म होता है, तब एक्सक्रीशन होती है। तो इन्फेंट्स में जो है वो ऑटोमेटिक एक्सक्रीशन कर देते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता ये सिग्नल जो है वो बेसिकली एक बच्चे में डिवेल्प होता है, तब जाके उसे ये सिग्नल डिवेल्प होता है। लेकिन एडल्ट्स में ये सिग्नल पहले से डिवेल्प हो चुका होता है। आपको ये रिफ्लेक्स कैसे स्टार्ट होता है, इनिशिएट का मतलब है ये रिफ्लेक्स कैसे स्टार्ट हो रहा है, होल्डिंग द डीप ब्रीथ, सांस को रोक लिया जाता है और एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा डेफिकेशन रिफ्लेक्स के दो सिग्नल्स हैं, होल्डिंग द डीप ब्रीथ यानी अपनी ब्रीथ को, डीप ब्रीथ को रोक लेना, और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जब ये रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। अब इन दोनों कामों की वजह से, डीप ब्रीथ की वजह से और एब्डोमिनल मसल की वजह से बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फीसिस जो होती हैं बेसिकली रेक्टम में चली जाती हैं। फीसिस कहाँ पे जाएंगी, रेक्टम में। यहाँ से बेसिकली ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है। मैं हर चीज़ को बेसिकली साइकिल या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाती है। मेरे लिए इस तरह याद करने में आसानी हो जाती है, और इस तरह आई होप सबके लिए आसानी होती है जो इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
तो स्टार्ट हुई हमारी फीसिस रेक्टम में आ गई। इसके बाद क्या हो जाती है, इसकी वॉल्स डिस्टेंड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है, स्टार्ट हो गया। अभी पीछे जो हमने पढ़ा वहाँ पे सिर्फ सिग्नल आया था डीप ब्रीथ का और एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का, फिर हमारे पास फीसिस रेक्टम में गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब आप इसको रेडी टू स्टार्ट भी कह सकते हैं, नॉट अबाउट ऑलमोस्ट स्टार्ट जिसे आप कहते हैं कि मतलब स्टार्ट होने वाला है जिसे आप कहते हैं, ट्रिगर्ड हो जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो डिसेंडिंग कोलोन में है, डिसेंडिंग कोलोन हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा स्ट्रक्चर था, वहाँ पे जो डिसेंडिंग कोलोन थी वो उन्होंने पेरिस्टाल्टिक वेव्स को स्टिमुलेट किया है। पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो डिसेंडिंग कॉलोन में मौजूद हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, यानी तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जो होता है वो दो, एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक चीज़ रिलैक्स होती है। इंटरनल और एनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं। और जो ही रिलैक्सेशन होती है तो फीसिस जो होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो देखिए ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे फीसिस जो है वो रेक्टम में आ चुके थे, उसके बाद डेफिकेशन रिफ्लेक्स अभी रेडी टू स्टार्ट था। देन पेरिस्टाल्टिक वेव जो डिसेंडिंग कोलोन में मौजूद थी वो स्टिमुलेट हुई थी और इंटरनल और एनल स्फिंक्टर जो थे वो बेसिकली आपके पास ये गलत वर्ड लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। यहाँ पे ये वर्ड बाय मिस्टेक लिखा गया है, उसने लिखा है कि इंटरनल और एनल स्फिंक्टर जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ था, एक ओपनिंग बंद हुई थी। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये वो स्फिंक्टर जो है मैं इसको हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग के लिहाज से पढ़ाती हूँ। तो ये ओपनिंग जो थी वो बंद हो गई थी और ये ओपनिंग जो थी वो खुल गई थी और इस ओपनिंग से खाना जो है बेसिकली फीसिस जो थी वो बाहर आ गई थी। फिर उसने कहा कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए होता है। ये सिग्नल जो होता है सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए आपकी बॉडी में क्या होता है बेसिकली एग्जिस्ट होता है और फिर एकदम से ये जो होता है वो क्विकली डाइज हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है ये सिग्नल। देन क्या हो जाता है कि पर्सन जो होता है वो इस डेफिकेशन को वॉलंटरली जो होता है वो रोक सकता है, कैसे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रख। देखिए ये वो लास्ट पोर्शन था जहाँ पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हमारे पास रिलैक्स हुई थी और फीसिस बाहर आई थी। लेकिन अगर आपने इस डेफिकेशन को रोकना है तो आप इसी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, बंद रखेंगे, तो आपका ये रिफ्लेक्स जो होता है वो क्विकली डाई हो जाता है। तो अगर आपने बेसिकली जो ही फीसिस के बाहर आने का लास्ट रास्ता जो है वो आपके पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है और वो रिलैक्स होती हैं। और अगर आपने फीसिस को नहीं अभी एक्सक्रीट करना, नहीं वो रिफ्लेक्स को रिमूव करना है, क्विकली डाई करना है, तो आपको एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।